दोस्तों नमस्कार। अभी हाल हमने बात की घातकता या वल्नरेबिलिटी की। हमने जाना कि घातकता इस संकट से हो सकने वाली क्षति है। अगर क्षति की संभावना अधिक है तो घातकता का स्तर अधिक होगा। अगर क्षति की संभावना कम है तो घातकता कम। हमने घातकता के 4 प्रकार परिभाषित किए। संरचनात्मक घातकता, स्थान संबंधित घातकता, सामाजिक आर्थिक घातकता और गैर संरचनात्मक घातकता। साथ ही हमने ये भी जाना कि किसी संकट से हो सकने वाली क्षति या जोखिम के लिए मुख्य रूप से घातकता उत्तरदायी है। इसीलिए तो आपदा जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत जितने भी काम हम करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य घातकता को कम करना होता है, ताकि जो संभावित संकट हैं उनसे क्षति कम से कम हो। इन स्थितियों में जरूरी हो जाता है कि हम घातकता को अच्छे से समझें। तो आज हम बात करेंगे स्थान संबंधित घातकता की। स्थान संबंधित घातकता का तात्पर्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संरचना के किसी स्थान विशेष में होने की वजह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना से है। उस व्यक्ति, समुदाय या संरचना की क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम या ज्यादा केवल इसलिए है क्योंकि वो उस विशिष्ट स्थान पर है, वहां पर बना है, वहां पर रहता है। यानी स्थान संबंधित जो घातकता है वो व्यक्ति या संरचना की भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। मैं हिमालयी क्षेत्र में रहता हूँ, हो सकता है आप लखनऊ, इंदौर या मुंबई में रहते हो। ऐसे में मेरी घातकता भूकंप के प्रति आपके सापेक्ष ही अधिक होगी। हिमालयी क्षेत्रों में भी जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनकी घातकता विशेष रूप से बाढ़ के प्रति अधिक होगी। मैं नदी के किनारे नहीं रहता, मैं पहाड़ी के ऊपर रहता हूँ, पहाड़ी ढाल पर रहता हूँ। ऐसे में मेरी घातकता बाढ़ के प्रति कम होगी, परंतु निश्चित ही क्योंकि मैं पहाड़ी ढाल पे रह रहा हूँ तो मेरी घातकता भूस्खलन के प्रति अधिक होगी। ऐसे में अगर हम समय रहते अपने क्षेत्र की स्थान संबंधित घातकता का निर्धारण कर लें तो हम ऐसे नियम कानून बना सकते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि जो स्थान जिनकी घातकता हमारे क्षेत्र में आसन्न जो संकट हैं उनके प्रति अधिक है, वहां पर हम मानव हस्तक्षेप कम करें। जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, कोई पावर स्टेशन हो सकता है, उनको हम ऐसे क्षेत्रों में ना बनाएं। यदि ऐसे क्षेत्रों में वो बने हुए हैं तो समय रहते उनको सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें, ताकि संकट होने पर उनको कम से कम प्रभाव हो, जो हमारा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो। इसी प्रकार अगर हम भूकंप की बात करें तो हम सभी को पता है कि भूकंप के प्रभाव ठोस चट्टान वाले इलाकों में कम होते हैं और जो रेतीली जमीन के ऊपर जो स्थान है वहां पर प्रभाव ज्यादा होते हैं। ऐसे में अगर हम भूकंप के प्रति संकट का निर्धारण करेंगे तो जो ठोस चट्टान वाले इलाके हैं उनकी घातकता, उनकी स्थान संबंधित घातकता कम होगी अगर हम उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना ऐसे स्थानों से करें जो भुरभुरी मिट्टी के ऊपर या रेतीली जमीन के ऊपर बसे हैं। अब यदि रेतीली जमीन जहाँ पर है वहां पर यदि जल स्तर, भूजल का स्तर ऊपर है और कुछ चिकनी मिट्टी की भी परतें हैं तो ऐसे स्थानों में जो भूकंप के कंपन हैं उनके कारण जो बलुआ मिट्टी है या रेत है वो दलदली हो जाती है, पानी ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से रेत दलदली हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लिक्विफेक्शन कहते हैं। लिक्विफेक्शन मतलब भूकंप की स्थिति में जमीन का दलदला हो जाना। इस स्थिति में अगर वहां पर संरचनाएं बनी हुई हैं वो धंस सकती हैं, पलट सकती हैं, उनको क्षति हो सकती है। ऐसा ही कुछ 16 जून 1964 को निगाटा में आए भूकंप में भी हुआ था। निगाटा जापान में 7.5 परिमाण का ये भूकंप था। इसमें 3,500 के करीब भवन जो थे वो ध्वस्त हो गए, 11,000 से ज्यादा भवन क्षतिग्रस्त हुए। यदि समय रहते हम इस तरह का आकलन कर लें कि किस स्थान में बलुआ मिट्टी है, वहां चिकनी मिट्टी की भी परतें हैं और जल स्तर ऊपर है, उन स्थानों को यदि हम लिक्विफेक्शन प्रोन एरियाज के रूप में चिन्हित कर लें, उनकी घातकता उच्च मान लें भूकंप के प्रति, तो वहां पर यदि संरचनाएं बनानी है तो हम उपयुक्त उपाय कर सकते हैं। उनकी नींव में हम पाइल फाउंडेशन डाल सकते हैं या फिर वहां हम सामान्य रूप से भवन बनाना या उस संरचना बनाने को प्रतिबंधित कर सकते हैं। इस प्रकार हम संभावित आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। स्थान संबंधित जो घातकता है वो हिमालयी क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि निर्माण कार्यों के कारण यहाँ पर ढाल के जो स्टेबिलिटी है, ढाल का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। ऐसा कई बार सड़क बनने के कारण या अन्य निर्माण कार्यों के कारण जो हम समतलीकरण करते हैं उसके कारण हो सकता है। जब भी हम पहाड़ों में निर्माण कार्य करते हैं उसके दो पक्ष हैं। पहला ये कि हम चट्टानों और जो ढाल है उसके बीच जो एंगुलर रिलेशनशिप है, कोणीय रिश्ते हैं, उनको बदल देते हैं। हो सकता है जो चट्टानें ढाल की दिशा में झुकी हो, वो काटने से पहले उनका जो कोण हो वो ढाल से अधिक हो, वो स्टेबल कंडीशन में हो। ढाल को जब हम वर्टिकली काटते हैं तो हो सकता है उनका कोणीय रिश्ता बदल जाए। जो चट्टानें ढाल से अधिक कोण में झुकी हुई थी, वो ढाल को काटने के बाद उनका कोण ढाल से कम हो जाए, वो असंतुलित हो जाए। फिर साथ ही जो दूसरा पक्ष है, निकलने वाले मलबे का है, उसका अगर हम सही रूप से निस्तारण न करें तो उसके कारण कई परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जो हम फ्लैट सरफेस बना देते हैं काटने के कारण, उससे पानी अंदर जाता है जिसके कारण पोर वाटर प्रेशर बढ़ सकता है, भूस्खलन की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। तो इन स्थितियों में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में स्थान संबंधित घातकता का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन स्थानों में हम किसी भी तकनीक का उपयोग करके यदि भवन बनाते हैं, भूकंप सुरक्षित भवन बनाते हैं, यदि वो स्थान सुरक्षित नहीं है, वो भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, तो कितना ही अच्छा भवन क्यों ना बना हो, यदि पूरा का पूरा पहाड़ी ढाल नीचे की ओर जाता है, तो वो संरचना भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम पहाड़ों में, हिमालयी क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले स्थान संबंधित घातकता पर पर्याप्त ध्यान दें। यहाँ पर जो लोग परंपरागत रूप से रहते थे, वो इस पक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। बहुत सोच समझ के, सोच विचार के बाद कहाँ बसना है, कहाँ नहीं बसना, उस पर निर्णय लेते थे। परंतु आज हमने उन पक्षों की अनदेखी करना शुरू कर दिया है और नतीजे हमारे सामने हैं। ऐसे में आप भी अपने स्थान की जो आपके आस-पास आसन्न संकट है, उनके प्रति कितनी घातकता है, उस पे विचार कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।